उसने अधखुले द्वार को धीरे से ठेला और भीतर बैठे व्यक्ति से अनुमति लिए बिना ही वह घर में दाखिल हो गई। गृहस्वामी कुर्सी पर बैठा फोन पर किसी से बातें कर रहा था। एक अपरिचिता को इस तरह भीतर आते देख उसे अचरज हुआ, लेकिन वह अनजान सा बना रहा। युवती संभालती हुई कुर्सी पर बैठ गई। कुछ सांस लेने के बाद उसने युवक से पूछा, आप डेविड फॉसेट ही है ना? जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। डेविड यह सुनकर खड़ा हो गया और बोला, आप इत्मीनान से बैठ जाए, एक कप चाय लेना तो पसंद करेंगी ना? जी, कुछ देर ठहर कर, पहले मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जेनिफर पार्कर। आप देख रहे हैं ना, मैं गर्भवती हूँ। इतना कहकर वह मेज पर रखे चित्र को एकटक देखती रही। बधाई हो श्रीमती पार्कर, डेविड ने कहा। जी नहीं, कुमारी पार्कर। जेनी यह कह तो गई, लेकिन खुद सकपका गई। वह मेज के चित्र को निहार रही थी। कुछ देर रुककर वह बोली, मेरी भावी शिशु का पिता यही व्यक्ति है। क्या मेरा यह अनुमान भी सही है कि यह आपके भाई हैं? जी हाँ, लेकिन वे अब जीवित नहीं हैं। मुझे मालूम है, तभी मैं आपके पास आई हूँ। क्या आप अपनी कोख के बच्चे से छुटकारा पाना चाहती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस स्थिति में मैं अपनी मौसी के पास भी नहीं जाना चाहती। लेकिन मुझे इस रूप में देखकर वह मुझे पतिता मान लेंगी। ओह, क्षमा कीजिए, भूल हुई। क्षमा मांगने की कोई बात नहीं है। आपके भाई एक महान लेखक थे। एक दिन बुक स्टॉल पर मुझसे एकदम सटा हुआ वही व्यक्ति खड़ा था जिसकी तस्वीर उपन्यास की पीठ पर छपी थी। मैंने उनसे प्रश्न किया, आप जॉन यार फॉसेट है ना? यह सुनकर वे चौंक गए। हाँ, वे बोले, मैं यह नहीं चाहता कि लोग मुझे जाने और मेरे हस्ताक्षर लेने के लिए मुझे हर समय परेशान करते रहे। बाद में हमने एक दूसरे की मित्रता स्वीकार कर ली। हमारी मित्रता ने प्रेम का रूप ले लिया, लेकिन मुश्किल से 2 महीने बीते होंगे कि हृदय गति रुकने से जॉन का देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद मैंने यह महसूस किया कि मेरी कोख उनका बच्चा है। मैं आपके भाई की धरोहर आपको सौंपना चाहती हूँ। जेनी, तुम काफ़ी होशियार मालूम पड़ती हो। शायद तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जॉन की पुस्तकों की सारी रॉयल्टी तुम्हें और तुम्हारे भावी शिशु को मिले। मिस्टर डेविड, आपकी दिलचस्पी भाई की रॉयल्टी तक सीमित मालूम पड़ती है। मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आई हूँ कि प्रसव के समय तक के लिए आप मेरे रहने का प्रबंध कर दे। डेविड बोला, शायद मैं तुम्हारी मदद ना कर पाऊँ। यदि आप सचमुच यह निर्णय करते हैं तो मैं चली जाती हूँ। जैसे ही उसका हाथ छिटकिनी पर पहुंचा, डेविड बोला, क्षण भर रुको जेनी, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि तुम जाओगी कहाँ? कोई जगह है? जेनी बोली, जी हाँ है, लेकिन मुझे किराए की व्यवस्था करनी होगी। वह दृढ़ स्वर में बोला, तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती? यहाँ आपके साथ? हाँ, प्रसव के समय तक तुम रह सकती हो। ठीक। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक दिन अचानक जॉन की पुरानी मित्र आयशा कपूर ने डेविड को फ़ोन करके कहा, जॉन का कुछ सामान तुम्हारे यहाँ पहुँचाने गई तो एक स्त्री ने मेरा स्वागत किया। कौन है वह? कभी घर आइए, सारी कहानी सुनाऊंगा, डेविड ने कहा। उस दिन डेविड घर लौटा तो बहुत परेशान था। जेनी घर पर नहीं थी। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजी। आयशा थी। डेविड ने संक्षेप में जेनी की कहानी उसके सामने रख दी। उसे यह भी बता दिया कि प्रसव तक जेनी यहीं रहेगी। प्रसव का समय क्या है? आयशा ने हिसाब लगाते हुए पूछा। 1 जून के आसपास। 1 जून? उससे 9 महीने पहले, यानी पिछले सितंबर में जॉन अपने उपन्यास के संशोधन के लिए बरमूडा गया हुआ था। तुम्हें याद है? कुछ याद नहीं पड़ता। जॉन के कार्यक्रम की जानकारी मुझे बहुत कम रह पाती थी। डेविड, तुम धोखे में आ रहे हो। यह लड़की जॉन की पुस्तक की रॉयल्टी और उनके नाम दोनों पर ही कब्जा करना चाहती है। ऐसी हालत में मैं इसे घर से कैसे निकाल दूं? तुम इसे किसी भी संस्था में सौंप सकते हो। आयशा यह सलाह देकर लौट गई। डेविड रसोई घर में गया तो जो टोकरी थोड़ी देर पहले रीति थी उसमें फल भरे हुए थे। वो समझ गया कि जेनी पीछे के दरवाजे से आई और आयशा की बातें सुनकर उसी रास्ते से लौट गई है। उसने अविवाहित माताओं के लिए बनी प्राय सभी संस्थाओं की धूल छान डाली, मगर जेनी कहीं नहीं मिली। डेविड का अनुमान सही निकला। जैसे ड्राइंग रूम में सोफे पर पड़ी ऊँघ रही थी, वह खुशी के मारे उछल पड़ा और जोर से चीखा, गई थी जेनी। मेरी तो जान ही निकल गई। जेनी बोली, आप घबराइए मत। मैंने मिस कपूर का सुझाव सुन लिया था और उसके अनुसार जगह खोजने निकल गई थी। यह तुम क्या कह रही हो जेनी?
तुम अभी तक यह नहीं जान पाई कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। डेवी ने लपक कर जेनी को सीने से चिपका लिया। रात के 11 बजे दरवाजे की घंटी बजी। डेविड ने दरवाज़ा खोला। डेविड के सामने उसका मृत भाई जॉन यार्क फॉसेट का भूत खड़ा था। उसने पूछा, कुमारी जेनिफर की मकान मालकिन ने मुझे बताया कि वह आजकल यहाँ रह रही है। क्या वह भीतर है? जी हाँ, आप भीतर आइए। मेरा नाम जैक बेली है। क्या जेनी सचमुच यहीं है? जी हाँ, वह यहीं है, लेकिन अभी अभी सो गई है। मैं आपका परिचय पा सकता हूँ? मैं महान साहित्यकार स्वर्गीय जॉन यार्क फॉसेट का छोटा भाई डेविड फॉसेट हूँ। आप जॉन यार्क फॉसेट के भाई हैं? डेविड बोला, आप अपना संदेश छोड़ जाइए, जेनी के जागने पर उसे मिल जाएगा। जैक कुछ देर अविचल बैठा रहा, फिर बोला, मिस्टर डेविड, मुझे मालूम हो गया था कि प्रख्यात उपन्यासकार जॉन यार्क फॉसेट से मेरा चेहरा हुबहू मिलता है। मैं एक बुक स्टॉल पर उनके उपन्यास के पन्ने पलट ही रहा था कि इस समय जेनिफर पारक ने मुझे जॉन समझ लिया। मैं सच नहीं बोल पाया। परिचय प्रेम में बदल गया। एक दिन मैंने समाचार पढ़ा कि हृदय की गति रुक जाने से जॉन यार्क फॉसेट की मृत्यु हो गई है। इसके बाद मैंने जेनी से मिलना जुलना बंद कर दिया। मुझे भय था कि भेद खुलने पर जेनी मुझसे घृणा करने लगेगी। डेविड, तुम किसी से बात कर रहे हो? अधजगी जेनी ने ड्राइंग रूम की ओर जाते जाते पूछा। जेनी? जैक बेली लगभग चीख पड़ा। जी। जेनी ने जैक बेली को ऊपर से नीचे तक एक ही दृष्टि में देख डाला। फिर बोली, लेकिन मैंने आपको नहीं पहचाना। तुमने मुझे नहीं पहचाना? तुम गर्भवती हो ना? जी। मैंने इस व्यक्ति को इससे पहले कभी नहीं देखा। डेविड की ओर मुड़कर जेनी ने कहा, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर जेनी के साथ विवाह करके बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। गंभीर जैक ने डेविड की ओर मुड़कर कहा। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपना प्यार दिखाइएगा और कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपका स्वागत है और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद।